अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज उस सिलसिले में हम उसका एक चैप्टर है चैप्टर 21 जिसकी लास्ट एक्सरसाइज की वीडियो बना रहे हैं। उसके पहले हम 3 पार्ट बना चुके हैं, अब आज उसका नेक्स्ट पार्ट हम बना रहे हैं और ये लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से हमको शुरू करना था, तो लेट्स स्टार्ट। वैसे ही मतलब आपको आदत होनी चाहिए कि शक्ल देखते ही आप कहें कि कॉस रूल, ठीक है ना। शक्ल देखते ही आप कहें कि एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि ए और बी यानी दो साइड्स मौजूद हैं, उन दोनों के बीच का एंगल मौजूद है। तो आप कॉस रूल की मदद से उसकी नेक्स्ट साइड निकाल सकते हैं और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकाल सकते हैं 1/2 AB साइन सी की मदद से, है ना। तो अभी सवाल पढ़ा भी नहीं है हम, लेकिन डायग्राम देख के बहुत सी चीज़ें जहन में आ जानी चाहिए। अच्छा, लेट्स मूव। शो दैट बी सी इज़ 13 सेंटीमीटर, बस वही देखा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस माइनस 2BC कॉस 120। तो ये फार्मूला यूज़ कीजिए, मैं सॉल्व करके आपके पास वापस आता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। जो जो रेलिवेंट वैल्यूज़ थी पुट कर दी। कॉस 120 माइनस 0.5 निकलता है, इसकी वजह से प्लस हो जाएगा और फिर जो टोटल आ रहा है 169 आ रहा है। 169 का स्क्वायर रूट लिया तो ए की वैल्यू 13 आ गई। तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि ये दोनों बातें ही इसको देख के जहन में आती हैं। तो आप जो है वो इन दोनों बातों की ही देख लीजिए कि इन्होंने सवाल किया है हमसे। तो ये तो प्लीज़ आप खुद निकाल लीजिएगा। 1/2B/C, सॉरी साइन साइन ए, तो बी की जगह 8 लगाएंगे, 7 लगाएंगे, साइन 120 लगा देंगे और 1/2 कर देंगे। तो ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। इसकी डायग्राम नंबर 2 मौजूद है। थोड़ा सा मैं इसका सवाल नीचे उतार लूँ ज़रा। जी, तो उसको हमने नीचे पुल कर लिया। डायग्राम 2 है और उसमें साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी ओके आर टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे टेंजेंट हो रहा है, जस्ट टच कर रहा है और रेडियस जो है वो आर है। ओके, तो पी के पॉइंट पे रेडियस है, क्यू के पॉइंट पे रेडियस होगा, आर के पॉइंट पे रेडियस होगा। ओके, फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आर फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अरे यार, ये तो आसान वाले सवाल है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल को आर की टर्म्स में बताइए। ओके, लेट मी डू दैट। ठीक है जी, तो देखें ये आर है और ये इसका बेस है। तो आर इज़ द हाइट एंड दिस इज़ द बेस। इस ट्राइंगल की बी ओ सी की जो जो आर की टर्म्स में डेफिनेशन बनेगी वो 1/2 आर इंटू बेस बनेगी ना। तो आर तो आर ही रहेगा, बेस की वैल्यू में पता है कि 13 है, क्योंकि वही ट्राइंगल है जो कि ऊपर मौजूद है। तो 1/2 13 इंटू 13 आर बन जाएगा 13/2 आर। ये इस ट्राइंगल का हो गया। अच्छा, इसी तरह से इस ट्राइंगल को निकालें तो इसकी हाइट भी रेडियस है, क्योंकि टेंजेंट हुआ हुआ है इसलिए 9 इसके ऊपर टेंजेंट है सर्कल के ऊपर। तो इसकी बन जाएगी 1/2 8 इंटू आर। तो 1/2 इंटू 8 इंटू आर होगा तो 8 और 2 कैंसिल होंगे, 4 आर बच जाएगी। तीसरा ट्राइंगल ये रहा, इसका जो आर है वो ये है। और इस की भी बिल्कुल ऐसे ही वैल्यू निकलेगी 1/2 इंटू 7 इंटू आर। तो 7/2 आर बन जाएगी। ठीक है, अब हमने कहा, इन्होंने पूछा कि इन टर्म्स ऑफ आर बता दें, बता दी। बाकी ट्राइंगल्स की बता दें, बता दी। अब आर की वैल्यू मालूम कर लें। चूँकि हमें टोटल इस ट्राइंगल का एरिया पहले से मालूम है पिछले सवाल में 24.25, तो हमने क्या किया कि इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस किया। ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों मिलके पूरा ट्रायंगल बना रहे थे, इनको प्लस किया तो ये बन गए 14 आर। 14 आर को हमने इसकी एक्चुअल जो ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला था उसके इक्वल रखा और वैल्यू निकाल ली। आर की आ रही है 1.732 या 1.7 कह लें, खाली राउंड ऑफ कर लें, कितने डिजिट तक करना है आप देख लें। ठीक है,
तो ये हमने कर लिया। अब आखिर में कह रहे हैं कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल दैट इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय द सर्कल। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमें पता है, एरिया ऑफ द सर्कल निकाल लें पाई आर स्क्वायर से। तो 3.142 इंटू 1.73, तो 3.142 इंटू 1.73, 3.142 इंटू 1.73 इज इक्वल्स टू, अच्छा आर स्क्वायर है, सॉरी सॉरी सॉरी, इंटू 1.73 से एक और दफ़ा, ठीक है। तो ठीक है जी, तो हमने क्या किया, हमने निकाल लिया कि हमारे सर्किल का एरिया कितना था। सर्किल का एरिया जो था वो था पाई आर स्क्वायर से निकला 9.4, और उसके बाद हमने निकाला कि जो ट्रायंगल का एरिया था उसमें सर्किल का एरिया माइनस किया, तो वो एरिया आ गया जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहा सर्किल के अंदर, और इस सूरत में उसकी परसेंटेज निकाल ली जो इस्तेमाल नहीं हो रहा, डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ द ट्रायंगल इनटू 100, तो 61.24% आ रहा है। अगर आपने, मतलब मैंने जिस हिसाब से राउंड किया आपने उस हिसाब से राउंड नहीं किया, बल्कि आपने हर स्टेप पे राउंड करते गए, तो आपका आंसर डेसिमल में कुछ 1-2 पॉइंट्स अलग आ सकता है, वो सही माना जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, देखें इसमें एक छत की डायग्राम बनाई हुई आड़ी टेढ़ी सी इन्होंने, जिसमें बता रहे हैं कि ये दो बीम्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं और ये बीम एक वर्टिकल है जो छत को सपोर्ट कर रही है। तो मालूम क्या करना है, पहले ए डी की लेंथ मालूम करनी है। तो अभी तो मैं जो इन्होंने डायग्राम शो की हुई है ना, इसी डायग्राम की मदद से ही ये डिसाइड कर दूंगा कि ये हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं और कैसे कैसे मालूम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये 90 डिग्री दिया हुआ है इन्होंने, आपको नज़र ही आ रहा है। जब ये 90 है, ये 35 है, तो ये 55 होगा, ठीक है। अच्छा, अब जब ये 90 दिया हुआ है और ये 8 बेस दिया हुआ है, तो टेंजेंट थीटा की मदद से हम ये परपेंडिकुलर मालूम कर सकते हैं। तो ये मैंने टेंजेंट 35 के ऊपर रखते हुए, क्योंकि 35 था, परपेंडिकुलर मालूम किया जो कि 5.6 था। अब देखें ट्रायंगल में हमें कुछ मज़ीद चीज़ें पता चल गई। इस एंगल से देखिए, ये 55 हमें पता है, ये हाइपोटेनियस 5.6 पता है। तो अब यहाँ पे हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे इसका, विच इज़ sin 55 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस उधर चला जाएगा, तो sin 55 इंटू 5.6 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। sin 55 की वैल्यू निकालिए, वो आ रही है 8.82, 0.82 इंटू 5.6, 0.82 इंटू 5.6 इज 4.592, तो 4.6 लगा लेते हैं। सो दिस इज 4.6, ठीक है। 4.6, 5.6 थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं। अब अगला पूछ रहे हैं आपसे कि आप सी निकाल दें, कितने तरीक़ों से निकाल सकते हैं सी। अब आप देखिए, ये एक 90 डिग्री का ट्रायंगल है, इसका ये एंगल 35 है, तो आप ये इसका हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। बेस भी पता है, परपेंडिकुलर ही पता है, तो आप चाहें तो साइन थीटा से निकाल देंगे। साइन 35 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ही मालूम है क्योंकि 90 डिग्री का है ना, तो इसलिए सारे गेम हो सकता है। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन साइन 35। परपेंडिकुलर इज 5.6, 5.6 अपॉन साइन 35 की वैल्यू है जनाब, अभी तो निकाली थी, 0.57, 0.57। तो 5.6 डिवाइड बाई 0.57 इज इक्वल्स टू 9.82। लेट मी चेक कि ये 9.82 है कि नहीं है। अगेन कुछ हमारे जैसे कि मैंने जिस तरह से राउंड किया उसमें और आपके राउंड करने में कुछ फ़र्क होगा, तो वैल्यूज़ का कुछ फ़र्क आ रहा होगा डेसिमल में। फिर आगे चलते हैं। अब पूछ रहे हैं कैलकुलेट ए बी। ए बी इज़ हेयर,
और हम इसको किस किस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, लेट मी थिंक अबाउट। अच्छा अब ये देखिए कि मुझे ये एंगल 35 मालूम है और हमें ये एंगल 90 मालूम है, ये 55 मालूम है। तो अब अगर मैं मुझे एज्यूम करना पड़ेगा कि ये हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये पैरेलल है। जब ये पैरेलल हैं तो जो ये एंगल होगा ये अल्टरनेट एंगल वही होगा। अच्छा अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, जब ये पता है कि ये लाइन एक दूसरे से के परपेंडिकुलर है, तो ये 90 ही होगा। ये 90 है, 35 है तो ये 55 होगा, ये 55 है तो ये 55 होगा, ये 55 है तो ये 47 होगा। तो यूँ हमें सारे एंगल्स पता चल गए। अब साइन रूल से निकाल लेंगे। 8/47 साइन 47 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन साइन 55। तो इस तरह से ए बी यानी वैल्यू ऑफ एक्स मालूम हो जाएगी, यहाँ ले जाएंगे तो 8.96 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 रीड करके मैं आपके पास आता हूँ। अच्छा जी देखें, वैसे ही जैसे मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा कि ये शक्ल देखते ही आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कॉस रूल से ये लाइन मालूम हो सकती है और साइन के मदद से ट्रायंगल का एरिया मालूम हो सकता है। तो फटाफट ये ध्यान में रखिएगा। देखिए यही पूछा होगा इन्होंने, ए बी मालूम करनी है और एरिया ऑफ ए बी सी मालूम करना है। तो ये दो पार्ट तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ मैंने आंसर आपको आपके सामने लिख दिए। 1810 और इसका एरिया है मीटर स्क्वायर और 81.5 मीटर इसकी लेंथ है। अब ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी। सी से ए बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन होगी जो कि परपेंडिकुलर होगी इसके ऊपर। इसका मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ओहो, यानी का 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। अभी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ऑफ कोर्स आपको ही पता है कि अब आप इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स लगा सकते हैं। बस आपको ये एंगल पता होना चाहिए। अब ये एंगल कैसे मालूम होगा, तो जब आपको ये मेजरमेंट पता है और इसके सामने का एंगल पता है और ये मेजरमेंट पता है, तो इसके सामने का एंगल मालूम कर सकते हैं साइन रूल के तहत। तो b/72 इज इक्वल्स टू b/72 इज इक्वल्स टू 81.5/81। इस तरह से आप b निकाल लीजिए। b इज इक्वल्स टू 81.5 into 72 divide by 81 which is 72.4। ठीक है, तो 72.4 बी आ रहा है। ओहो, ये देखिए मैं हमेशा ही गड़बड़ करता हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा माइंड नहीं किया करें। इसको मैं अनडू कर दूँ। दिस इज साइन बी अपॉन 72 इज इक्वल्स टू साइन, गड़बड़ की ना, वो फॉर्मूला दोबारा लिखते हैं। साइन बी अपॉन 72 इज इक्वल्स टू साइन सी यानी 81 अपॉन 81.5। अब हमें साइन बी नहीं पता, बाकी पता है। तो इज इक्वल्स टू साइन 81 अपॉन 81.5 इंटू 72। हाँ, कैलकुलेशन दोबारा होगी। साइन 81 इज इक्वल्स टू 0.99 0.99 into 72 is equals to, और इसको डिवाइड बाय 81.5 कर दें तो आ रहा है साइन बी इज इक्वल्स टू 0.875। तो साइन इनवर्स निकाल लें 0.875 का, तो ये आ जाएगा 61 डिग्री। लेट मी चेक द आंसर। अच्छा अभी हम एंगल बी तो खाली निकालना ही था, मैं तो ये निकालना था। अच्छा ये इसलिए निकाला हमने कि नाउ वी कैन कैलकुलेट दिस बिकॉज ऑफ दिस एंगल।
वी कैन कैलकुलेट दिस हाइट परपेंडिकुलर। तो साइन 61 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 61 की वैल्यू हमें पहले ही पता है 0.875, अभी तो निकाली थी, वरना दोबारा निकाल देते हैं। अच्छा थोड़ा सा फ़र्क आएगा ना, हाँ। तो साइन 61 इज इक्वल्स टू 0.87। अब ये मैंने राउंड कर लिया था, तो इसको प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा, मैं जल्दी में राउंड कर रहा हूँ तो हो सकता है कि कुछ आगे पीछे हो डेसिमल्स के अंदर। तो दिस इज़ 0.87 इंटू 51। तो 0.87 इंटू 51 इज़ 44.37। 44.37। अब चेक करते हैं जवाब। जी जनाब, यही जवाब है। थोड़ा सा डेसिमल्स में डिफरेंस आ रहा है, लेकिन वो चलेगा क्योंकि हमने राउंड, मैंने कहा था ना, मैंने राउंड थोड़ा ज़्यादा कर दिया। तो एक एक पॉलिसी बना लें जल्दी जल्दी में, चूँकि हो रहा होता है सवाल तो इसलिए पॉलिसी चेंज होती रहती है। एक पॉलिसी बना लें, एक पॉलिसी बना लें कि आपको कितने डिजिट्स तक इसको राउंड करना होता है। तो 3 डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक ले लें तो बस ठीक है, 3 प्लेसेस तक ही ले लें हमेशा। ठीक है जी। तो अब अगला सवाल है, A vertical tree CT has its base at C। अच्छा जी, C के ऊपर एक वर्टिकल ट्री खड़ा है। The angle of elevation at the top of the tree from A is 15 डिग्री। A से T 15 डिग्री है। अच्छा, आप ये ध्यान में रखिएगा, ये ज़मीन है और ये फर्श के ऊपर खड़ा है, ऊपर, ये ऊपर की तरफ खड़ा हुआ है। तो ये एक अलग ही प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन में चल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा है। इसी तरह का एक सवाल पहले भी आया था, इसमें हम कंफ्यूज हुए थे। ठीक है, तो सवाल आसान है। बेस 72 है, एंगल 15 है, परपेंडिकुलर मालूम करना है, हाइट ऑफ द ट्री मालूम करनी है। तो टेंजेंट से मालूम होगा tan 15 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज़ इक्वल्स टू tan 15 की वैल्यू है 0.27, बल्कि नहीं 0.268। अब मैं 3 डिजिट्स तक ही लूँगा। ठीक है, 0.268 इंटू 72 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। So 0.268 into 72 is equals to 19.296, 19.296, which is 19.3। Let me check the answer। जी जनाब, बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं। John measured the largest angle of elevation at the top of the tree as seen from the path AB। Calculate this angle of elevation। अब ये बात आपको पिछले सवाल में समझ में आ गई होगी कि ये किस तरह से निकाला जाएगा। तो लेट अस डू दैट। देखिए, अब इसको मैं इमेजिन करवाता हूँ आपको कि क्या हो रहा है। जो मैं कलर करूँगा वो समझिए खड़ी हुई दीवार है। ठीक है, ये खड़ी हुई एक दीवार समझ लें इसको एक लम्हे के लिए, और ये ज़मीन है। अब मैं भाई यहाँ पे चलता हुआ जा रहा था, मैंने देखा कि इस ज़मीन पे इस जगह एक दरख्त खड़ा हुआ है। तो जो हाईएस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे दरख्त का नज़र आएगा वो मैं यहाँ से देखूँगा। तो आप देखिए कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, यूं या यूं। तो जितना मैं इस दरख्त के नीचे पहुँचूँगा उतना एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा, यानी दरख्त के बिल्कुल स्ट्रेट सामने पहुँचूँगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा। जितना मैं साइडों में हटूँगा एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। तो ये बात याद होनी चाहिए आपको कि हाईएस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन किसी चीज़ से 90 डिग्री होता है। तो इस दरख्त से, ये जो दरख्त उगा हुआ है, इसको आप इमेजिन करें कि एक 3D दरख्त बाहर निकला हुआ है यहाँ से। ठीक है, और ये फर्श है, ये फर्श है, ये पूरा फर्श है। तो अब इस फर्श पे चलते हुए मैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा एंगल इस पॉइंट से महसूस करूँगा, वो इस जगह पे करूँगा जो इससे वर्टिकली बिल्कुल नीचे आ रहा है, 90 डिग्री पे आ रहा है। कहने आप यहाँ पहुँच गए तो अब इसको आप साइड से देखें। ये वाली लाइन फर्श पे, ये वाला दरख्त यूँ खड़ा हुआ है। ठीक है, और दरख्त से मेरे इस पॉइंट तक का जो एंगल बन रहा है वो ये बन रहा है।
तो इस एंगल को मालूम करने को कह रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये फासला हमें पहले मालूम है, 44.5 हमने निकाला था, ठीक है। 90 डिग्री का ट्राइंगल है, एंगल मालूम करना है, ऐसे ही ना, एंगल ही मालूम करना है ना। कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन, यस, एंगल मालूम करना है। सो अब हमारे पास क्या क्या मौजूद है और क्या क्या हम मालूम पहले से कर चुके हैं। लेट मी चेक कि ये दरख्त की हाइट हमें पता है। कैलकुलेट द एंगल हाइट ऑफ द ट्री हमने मालूम की थी, मैं ज़रा निकाल लूँ कितनी मालूम की थी, मेरे जहन से निकल गई। हाइट ऑफ द ट्री हमने 19.3 मालूम की थी। तो अब ये एंगल मालूम हो सकता है ना, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 19.3 डिवाइड बाई 44.5, पहले ये निकाल लेते हैं। 19.3 डिवाइड बाई 44.5 is equals to 0.434, फिर tan inverse 0.434 is equals to 23.46 degree। Let us check 24 का 23, yes। ठीक है जी, तो ये हमने जवाब पूरा निकाल लिया और जवाब पीछे से चेक भी कर लिए, जवाब दुरुस्त आ रहा है। ठीक है जनाब, तो आप समझ गए ना कि हमने किस तरह से, ये वैल्यू हमें पता थी, वैल्यू पता थी, tan थीटा के थ्रू हमने आंसर निकाल लिया। सो लेट अस मूव टू व्हाट, पूरा सवाल हो तो गया, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। देखिए डायग्राम दी हुई है, आप इसको स्टडी कर लें, इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं हो। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना है कि एंगल ए बी डी क्या है। ए बी डी इज़ दिस। तो ये मालूम करने का एक आसान तरीका ये है कि हमें ये दोनों पता हैं, तो इसकी मदद से हम पहले ये निकाल लेते हैं, फिर ये निकल ही आएगा। तो वी नो दैट sin 118 अपॉन 950 इज इक्वल्स टू sin d अपॉन 600, ठीक है। ये हमें पता है, तो अब हम sin d मालूम कर लेंगे। तो कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। ठीक है जी, तो ये कैलकुलेशन हमने कर ली, आंसर आ रहा है इसका 33.92 और इसके माइनस से क्या आंसर आया 28.08 या 28.1 कह लें इसको, ठीक है। दिस इज डन। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ए का पार्ट 1 हो गया। एंगल ए बी डी निकालिए। लेंथ ऑफ सी डी मालूम करना है अब आपको, ओके। सी डी कहाँ है, सी डी इज़ हेयर। टोटली बिल्कुल ही ऐसा लगता है ना कि इरेलीवेंट जगह पे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये मालूम है, ये मालूम है, एंगल मालूम है, तो कॉस के रूल से मालूम, आप खुद ही कर लीजिए, इसके लिए मेरी ज़रूरत नहीं। ठीक है जी, तो ये हमने निकाल लिया 718। अब हमसे कह रहे हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ सी टू बी डी निकाल लें। तो ज़ाहिर है वो एक परपेंडिकुलर लाइन होगी, मैं लाइन खींच देता हूँ, दिस लाइन जो कि 90 डिग्री पे होगी। अब इसको मेजर करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेट अस सी कि आप कौन सा तरीका पसंद करते हैं। ये देखिए डायग्राम को उलट पुलट किया, तो ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये एंगल सब तो मालूम है, तो परपेंडिकुलर निकालने में क्या मसला है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और थीटा से भी निकाल सकते हैं कि टेंजेंट 42 इज इक्वल्स टू, इससे भी निकाल सकते हैं। तो जो दोनों में से जिससे भी निकालेंगे आंसर सेम आए। अब आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि यहाँ पे एक दरख्त उगाएंगे दूसरी प्लेन पे और यहाँ से खड़े होकर देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका एक उलट काम भी कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं बीडी के ऊपर, तो बीडी पे हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे जो कि 500 मीटर की हाइट पर है।
तो आप ये समझ लीजिए कि ये ज़मीन, ये फ़र्श है और यहाँ एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है जो यहाँ से 500 मीटर बुलंद है, इस स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है, तो ज़ाहिर है जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा आप इसी को ले लीजिए, क्योंकि यही हमारे लिए आसानी है। ये हमने स्ट्रेट निकाला हुआ है, इसका इसका डिस्टेंस हमें मालूम है। तो ये फ़र्श है, ये रहा जो कि 696 है। ये रहा हेलीकॉप्टर जो कि कितना है, 500 है आई थिंक, अभी हमने निकाला था ना। और हमसे कह रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन मालूम कर लें। अब डिप्रेशन मालूम करना है, एलिवेशन नहीं मालूम, ये एंगल मालूम करना है। ओके, तो यूँ कर लेते हैं। तो अगेन परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 696 अपॉन 500। थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 696 अपॉन 500 निकालते हैं। 696 डिवाइड बाई 500 इज 1.392। इसका टेन इनवर्स निकाल लेते हैं। टेन इनवर्स 1.392 is 54.307, 54.3। लेट अस चेक द आंसर। ओ यस, गलती हुई थोड़ी सी, इसको सही कर लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ नहीं निकलता, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ निकलता है। ये होगा ना एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मालूम करने के लिए आप इससे मालूम कर लीजिए। तो ये तो मालूम हो ही जाएगा जब ये मालूम है और ये मालूम है, तो ये मालूम हो जाएगा 35.7। तो फिर ये भी 35.7 होगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 35.7 हमारा आंसर डन हो गया। ठीक है जी, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। पहला सवाल हमेशा की तरह बहुत आसान, बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए बतानी है। तो ये जो कुछ उन्होंने बताया था, इसमें एक इन्फॉर्मेशन जो मिसिंग थी वो ये थी कि ये 217 है, ये 217 है, ये मैंने ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, तो और सवाल अब सामने ले आते हैं। सवाल है बी फ्रॉम ए बताना है आपको। तो ए में से आपको सी तो पता ही था, तो अब ए से बी बता दिया आपने। 217 75 को ऐड कर लें तो ये बनता है कितना, ये बनता है 292। तो दिस इज टोटल इज 292। एंगल ए बी सी, ए बी सी, ये एंगल मालूम करना है। तो ये भी आपको याद होगा कि आसान है। क्यों? क्योंकि हमने ये बात की थी कि जो एंगल ये होगा, अच्छा सॉरी सॉरी, पहले मैं ये निकाल लूँ। अच्छा पहले बी सी मालूम करना, ये मिस हो गया हमसे। पार्ट 2 बी सी मालूम करना है। अच्छा बी सी मालूम कैसे होगा, ये कॉस के रूल से मालूम हो जाएगा। तो फटाफट मालूम कर लें 72, 60 और 75 डिग्री से। तो बी सी निकालिए, शाबाश। अब ए बी सी साइन रूल से निकल आएगा, क्योंकि हमें ये एंगल और उसके सामने की लेंथ पता है। तो ये लेंथ और ये एंगल निकालना आसान होगा। तो ये भी शाबाश आप निकाल लीजिए। अब तो आपको मैं फार्मूला भी लिख के नहीं दे रहा, क्योंकि इतना तो आप लोगों का एक्सपीरियंस हो गया इसमें। ठीक है, ये एंगल निकालिए, आगे चलते। बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी बोल रहे हैं, तो यहाँ से बेयरिंग ये बनती है, थोड़ा सा क्लीन कर लूँ मैं। बी की से सी पे जाने पे ये बेयरिंग बनती है 45.7 में पता है। ये वाला एंगल मालूम हो जाएगा, कैसे मालूम हो जाएगा, वो इस एंगल से मालूम हो जाएगा। ये एंगल कैसे मालूम होगा, तो पहले ये एंगल मालूम कर लें, उसको 180 से माइनस करके निकाल लीजिएगा। तो आपको अगर याद है कि ये टोटल 292 था, तो 360 में से 292 माइनस किया, ये 68 आ गया। ये 68 है तो ये भी 68 है, ये 68 है तो ये कितना है, तो 180 में से 68 माइनस कर लें, इज़ 112। अब 112 में आप ऐड कर लें 45.7। लेट मी चेक दी आंसर। तो ये आंसर हमारा आ गया 157.7, जो कि सही है। ठीक है जी, फिर वही वर्टिकली अबव वाला केस आएगा, लेकिन यकीनन लेट अस सी कब आता है। क्वेश्चन है आगे, बी देखें ना। अ गर्ल स्टैंडिंग एट बी इज फ्लाइंग अ काइट। अब बी कहाँ है भाई, बी पे खड़े होकर लड़की पतंग उड़ा रही है। ओके,
द काइट इज वर्टिकली अबव ए। अब ए के बिल्कुल सीधा ऊपर है। कैसे हुआ ऐसा कि पतंग उड़ते उड़ते ए के ऊपर चली गई यहाँ पे? फिर क्या हुआ? द स्ट्रिंग बी के, काइट के है और धागा जो है वो यहाँ से यहाँ तक गया ऐसे ऊपर। द स्ट्रिंग बी के इज अटैच टू द काइट is at 24 degree to the horizontal. Calculate the angle of elevation of the kite when viewed from C. वाह, क्या बात है। तो ज़रा मैं इसकी डायग्राम क्लियर बना दूं फिर बताता हूँ आपको। समझिए आपके ये हमारा फर्श है और ये गई पतंग के पर, ठीक है, और ये हाइट है, मतलब ये समझ लें कि दीवार समझ लें एक तरह से। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये फर्श है और ये दीवार है, ठीक है। पतंग यहाँ मौजूद है, कितनी हाइट पे मौजूद है क्या बताया इन्होंने? एंगल पता है, द स्ट्रिंग इज अटैच एट 24 डिग्री। पहले हम ये बता दें आपको कि अब ये 24 डिग्री पे स्ट्रिंग अटैच्ड है, ठीक है। अब पूछा क्या इन्होंने, मैं ये समझाता हूँ आपको कि ये जहाँ पे पतंग खड़ी है यहाँ से सी तक का क्या एंगल बन रहा है। ओए होए होए, ये बिल्कुल एक अलग चीज़ पूछ ली उन्होंने, लेकिन कोई मसला नहीं है, अभी निकालते हैं। अब इसको आप दो लेवल्स पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पहले तो आपको इसकी हाइट मालूम करने के लिए ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा जिसका एंगल मौजूद है 24 डिग्री पता है हमें, हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो टेंजेंट 24 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन 72। 72 उधर चले जाएगा, टेंजेंट 24 निकालते हैं अभी जल्दी से। टेंजेंट 24 is equals to 0.445 into 72 is equals to 32.04। 32.04 इसकी हाइट आ गई। तो बस अब मसला ख़त्म हो गया। आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो आप टेंजेंट की मदद से ये एंगल निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 32.04 अपॉन 60 डिवाइड बाय 60.534 आ रहा है, 0.534। तो tan इनवर्स हो जाएगा एंगल, tan इनवर्स 0.534 इज़ 28.1 मेरे पास तो आ रहा है। लेट मी चेक दी आंसर, देखिए 28.1 ही आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 26 में ये एंगल्स दिए हुए हैं, सिचुएशन दी हुई है, क्यू पी आर निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन है, डायग्राम में पहले पुट हैं, तो क्यू पी आर निकालते हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट। हमें तीनों साइड्स दी हुई हैं, एंगल नहीं दिया हुआ, क्या हम ये मालूम कर सकते हैं? कॉस रूल से 3 साइड्स गिवन हैं, एंगल मालूम नहीं है तो मालूम कर सकते हैं। इसको मुझे ए कहना होगा क्योंकि एंगल ए, अब इनमें से किसी एक को बी कह दूं, एंगल बी और बी। मैंने आपको पहले ही बताया जब ये वाली काम कर रहे होता है ना, इसमें ज़रा ख्याल रखना होता है। एंगल सी, और सी के नाम आपने सही याद से लिखे क्योंकि फार्मूले में बी सी से डिवाइड हो रहा है और ए सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सही सही आपको मालूम होना चाहिए। एंगल ए मालूम करना है अगर, तो उसके सामने वाली साइड को ए कहेंगे, ठीक है। तो cos ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है। वैल्यूज डाल दीजिए, फिर उसका कॉस इन्वर्स निकाल लीजिएगा। तो कॉस इन्वर्स निकालेंगे तो एंगल ये मालूम हो जाएगा, ऑफ बी स्क्वायर इज 53 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 864 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 91 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू
53 इंटू 64 सॉल्व करें जी। ए की वैल्यू आ रही है, ठीक है, 101.7 निकाल ली हमने वैल्यू। अब आरपीएस निकालने को कह रहे हैं, तो जब दो साइड मौजूद हैं, एक एंगल मौजूद है, तो तीसरा एंगल ये वाले पहले निकाल लें। जब ये दो एंगल मालूम हो जाएंगे तो तीसरा एंगल ये मालूम हो जाएगा। तो ये साइन रूल से ये काम कर लीजिए, आरपीएस निकालिए, शाबाश। ठीक है जी, वैल्यू 70.4 आ रही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर एस निकाल लीजिए। पी आर एस कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकाल सकते हैं कि ये एंगल मालूम है, ये दो साइड्स मालूम है, तो ए बी 1/2 ए बी साइन 70.4 से इसका ट्राइंगल का एरिया निकल आएगा। ये ख़त्म ही हो गया सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। वर्टिकल फ्लैग पोल बी एफ ये रहा। इट स्टैंड्स एट टॉप ऑफ द हिल ए बी। टॉप ऑफ द हिल ए बी इज द स्टीपेस्ट पाथ अप द हिल। ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, इसके ऊपर चढ़ने का रास्ता है, उसके ऊपर ये दरख्त है। अच्छा, फ्लैग पोल है। एन जो है वो वर्टिकली बिलो यहाँ मौजूद है। ए एन भी 90 डिग्री, ठीक है। ए एन इज इक्वल्स टू 100, ओके। ए बी इज 104। अब मालूम क्या करना है, बी एन इज यार क्या 28.6। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे कर लेते हैं 104 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। तो 104 का स्क्वायर होता है 10816। वैसे माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर 816। तो P इज इक्वल्स टू अंडर रूट 816 28.57 28.57। आंसर चेक कर लेते हैं, पहले एक्स्ट्रा काम मिटा दें। अच्छा, तो वैसे ही दिया हुआ ही था जवाब में 28.57 इज इक्वल्स टू 28.6। तो इसको मैं ये लिखता हूँ 28.6, ठीक है। अच्छा जी, फाइनल आंसर जो है डेसिमल में एक प्लेस तक ले लें आप। कैलकुलेशंस में जो है वो 3 डेसिमल के 3 प्लेस तक लेते रहें। इट इज़ गिवन दैट एफ ए एन इज इक्वल्स टू 25। एफ ए एन ये पूरा वाला जो है वो 25 है। कैलकुलेट द हाइट बी एफ ऑफ द फ्लैग पोल। एफ बी निकालनी है। तो ये क्यों मुश्किल लग रहा होगा किसी को, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर मालूम करना है, ये खुद ही कर लीजिए, इसमें मेरी ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी को आगे इन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया है। ज़रा अब देखिए खूबसूरती से, इस दफ़ा डायग्राम ज़रा खूबसूरत बनाई है इन्होंने, तो कुछ डायग्राम देख के ही चीज़ों को हम समझ पा रहे हैं आसानी से। डायग्राम शोज 3 अदर स्ट्रेट पाथ्स सी बी। देखिए ए बी तो हमारा ओरिजिनल पाथ था, तो ये सब पहाड़ी पे चढ़ने का रास्ता है ये, ठीक है। तो सी बी डी बी और ए सी डी, सी बी डी बी और कौन सा दिया इन्होंने, एन ए सी डी, ए सी डी। डायग्राम शोज 3 अदर स्ट्रेट पाथ्स ऑन द हिल। रास्ते हैं ये हिल के ऊपर। The path ACD is horizontal and BAC is equals to NAC is equals to 90. BAC is equals to NAC. ओके, ये भी 90 है और ये ज़मीन पे 90 है। ये आड़ा है, ये बिल्कुल फ्लैट है ज़मीन पे। ओके, बात समझ में आती है। तो CN एंड DN आर हॉरिजॉन्टल लाइन, CN और DN हॉरिजॉन्टल लाइन है। देखिए कितना अच्छा एक्सप्लेन किया है। पहले जब हमने सवाल देखा था तो उसमें बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे कि दो अलग अलग प्लेन्स की बात हो रही है, लेकिन अब ये एक्सप्लेन कर दिया सवाल में, तो बेहतर है स्टूडेंट को ग्रिप में लेना इसको। AC 60 है,
तो बताइए बी सी एन कितना है। बी सी एन ये एंगल मालूम करना है। तो ठीक है, अभी मालूम कर लेते हैं। और साथ के साथ ये बता रहे हैं कि बी डी एन 10 है, तो डी बी ए कितना है ये मालूम कर लें। ओके, पहले वन मालूम करते हैं। ए सी गिवन है और बी सी एन निकालना है। देखिए ना, दो लेवल्स पे काम होगा अगेन। पहले ये वाला जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इसका ये मालूम करेंगे हाइपोटेनियस। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 100 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर तो 10,000 प्लस 3600 तो 13600 का अंडर रूट जो है वो एच हो जाएगा। 13600 का अंडर रूट। is equals to 116.62 116.62 116.62। ठीक है, तो ये चेक करते हैं। अच्छा, चेक तो अभी नहीं हो सकता है क्योंकि अभी हमें इसका बेस मालूम हुआ है। अब इस ट्रायंगल के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो अब बेस और परपेंडिकुलर मालूम है, एंगल मालूम करना है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। तो मैं निकाल लेता हूँ tan इनवर्स 28.6 डिवाइड बाय 116.63 is equals to 13.78। चेक कर लेते हैं 13.78। लेट्स सी कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है जी, ये जवाब ठीक आ रहा है, 13.78 जो हमने निकाला है। फिर हमसे कह रहे हैं बी डी एन 10 है, बी डी एन 10 है, मालूम करिए डी बी ए। ये मज़ेदार एंगल है बड़ा। डी बी ए मालूम करना है। अब देखिए डी बी ए है कहाँ, डी बी और ए, तो ये है जो एंगल मालूम करना है। तो बहुत ही अजीब सा एंगल लग रहा है ना देखने में, कि पहाड़ी पे ऊपर से चढ़ के गए बी तक, बी पे दूसरे रास्ते से चढ़ के नीचे उतरे ए तक। तो अब ये कितना होगा एंगल इन दोनों का, तो ये पहले हमें डायग्राम अलग से बनानी पड़ेगी। अच्छा जी, तो हम ये बनाते हैं यूँ, सॉरी थोड़ा पहले बना लेता हूँ फिर वापस आ। अच्छा देखिए, सबसे पहले इस एंगल से पहले हम ये एंगल निकाल लेते हैं, फिर ये बाद में निकालेंगे। ये एंगल निकालने के लिए हमें ये एंगल चाहिए होगा ताकि माइनस सेकेंड निकालें। ये एंगल निकालना आसान है। दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। वैसे तो ये एंगल भी निकाल सकते हैं, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, तो ये एंगल वैसे निकल आएगा डायरेक्टली, बात ठीक है। और क्या हमने डी सी निकाल लिया था, ए सी निकाल लिया था, क्या हमने डिस्टेंस डी सी निकाला था? ये चेक करने दें मुझे जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, एक काम हम और पहले करेंगे कि हम ये तो निकाल लें पहले हाइपोटेनियस। अच्छा, अभी हाइपोटेनियस किस ट्रायंगल का निकालेंगे? ये ट्रायंगल जो है इसका, इसके ज़रिए से इसका हाइपोटेनियस निकल आएगा। ये 10 मौजूद है और ये परपेंडिकुलर मौजूद है, तो हमारे पास एंगल ही मौजूद है। और तो साइन से निकालेंगे। साइन 10 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 10 की वैल्यू निकाल लें वैसे ही हम। साइन 10 इज इक्वल्स टू 0.174, 0.174। पेन थोड़ा सा डार्क कर लें क्या, इज इक्वल्स टू पी, पी की वैल्यू में पता है ना, 28.6, 28.6 अपॉन 0.174 इज इक्वल्स टू एच। तो 28
0.6 divided by 0.174 is equals to 164.37. 164.37। अब ये हाइपोटेनियस आ गया। अब ये देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो मैं इस नज़र से इसको देख रहा हूँ। तो इसको हम मुख्तलिफ़ तरह से ना मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट से देखते हुए इसकी मिसिंग चीज़ें पूरी करते जाएंगे। आखिर में हमें ये एंगल मालूम करना है, ये दोनों को मिला के, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट कि अब इस ट्रायंगल की, जो हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो ट्रायंगल है इसका ये बेस हमें पता है 104, हाइपोटेनियस पता है, तो ये एंगल निकालना पॉसिबल हो जाएगा। ये छोटा एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos theta is equals to base upon hypotenuse, theta is equals to cos inverse 104 divided by 164.37, which is equals to 0.633, 0.633। तो cos inverse 0.633 is equals to 50.73, 50.73। Let us check the answer। आंसर इस शक्ल में होगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 के का लास्ट है। 50.73 हमारा है, 50.75 वही, थोड़ा सा राउंड करने में हम आगे पीछे कर लेते हैं कभी कभी, पर आंसर ठीक आ गया है। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल है एडी निकालना है, पहले ही निकाल लेना चाहिए, वो तो ही शक्ल देखते ही ना आपको कॉस रूल से। तो एडी निकाल लीजिए। एंगल बी सी डी, ये एंगल निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे? देखिए 112 ये है, तो ये कितना होगा आपको पता है। तो जब ये एंगल आ जाएगा तो साइन थीटा से निकल आएगा। 8 और 68 होगा आई थिंक, 68 168 170 180, ठीक है। तो ये दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, इससे ये निकल आएगा, ठीक है जी, साइन के रूल से। तो एंगल बी सी डी भी बता दिया मैंने कैसे निकलेगा। ट्रायंगल का एरिया ए बी डी ट्रायंगल का एरिया भी निकल आएगा साइन रूल से। ए स्क्वायर 1/2 जो ए बी साइन थीटा है, ठीक है। तो पार्ट ए तो पूरा ही हो गया। पार्ट बी में स्केल ऑफ द मैप दिया हुआ है, कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस। तो ये कितना, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी 24 दिया हुआ है, 24 वॉट सेंटीमीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस मालूम करना है। 1 सेंटीमीटर इज 250,000 सेंटीमीटर। तो 24 इंटू 250,000 कर लेंगे तो कितने सेंटीमीटर है रियल में, हमें पता चल जाएगा। तो 24 इंटू 250,000, अब ये सेंटीमीटर में आ गया, 6 मिलियन। इसको मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60,000। उसको किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 60 किलोमीटर। ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज 60 किलोमीटर्स। चेक कर लें बस। जी जनाब, आंसर ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं जी, वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन है, इसका सवाल मौजूद है, तो खाली डायग्राम है, लेट मी चेक। अच्छा जी, बेयरिंग का सवाल है। सारी डेटा जो दिया हुआ है पढ़ लीजिएगा आप। डायग्राम में उन्होंने पहले ही इनपुट कर दिया है। कह रहे हैं फाइंड द बेयरिंग ऑफ एच फ्रॉम ए से चलेंगे और एच जाएंगे वापस।
तो कितना लगेगा। तो ये बात हमने पहले सीखी हुई है बेरिंग में, ये कैसे निकलता है, आप शाबाश खुद निकालिए। बस हिंट ये है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो जो एंगल ये है वो एंगल ये है, तो फिर स्ट्रेट लाइन के साथ क्या करते हैं हम, याद आया कुछ? जी जनाब, तो ये हमने निकाल लिया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एल फ्रॉम ए से एल जाने के लिए कितना लगेगा। तो भाई जब ये पूरा 222 था, उसमें से माइनस कर दीजिए जो एक्स्ट्रा है, तो आपके पास इसका जवाब भी आ जाएगा। जब ये 222 था पूरा, तो उसमें से ये माइनस कर दें, पता चल जाएगा कितना है। आई थिंक 107, यहाँ नहीं लिखते, चलो लिख देते हैं। ठीक है, कैलकुलेट एच एल एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एच ए एल। एच और एल मालूम कर लीजिए, एच और एल मालूम कर लीजिए, फिर वही कॉस से मालूम हो जाएगा। दो साइड्स मालूम है, एक एंगल मालूम है, ये तो मालूम करना मुश्किल ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालिए आप, शाबाश जल्दी से। ठीक है, जब आपने एच एल निकाल लिया, तो फिर आपके लिए ये निकालना आसान है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल एच ए एल। एच ए एल का एरिया निकालना, वो तो वैसे भी आसान था वैसे, बाय द वे, क्योंकि ए बी साइन सी से निकल आता वो तो। ठीक है, तो ये एरिया निकाल लीजिए, ये भी आसान ही था। आखिरी पॉइंट कह रहे हैं, एक बोट चलती चली गई हार्बर से एच ए बी के अलोंग। हार्बर से, ये रहा हार्बर, एच ए बी के अलोंग चलती चली गई। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड द लाइट हाउस। लाइट हाउस ये रहा। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड द लाइट हाउस। अगर इसको लाइट हाउस पे जाना होगा, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ज़ाहिर है, जैसे हमने पहले ही बात की, लाइट वो इस लाइन से 90 डिग्री पे बनेगा, तो विच इज़ अराउंड समवेयर अराउंड है, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, थोड़ा सा बेहतर कर लिया हमने, ये लाइन इधर नहीं इधर बनेगी, तभी 90 डिग्री होगी, इधर बनेगी तो ये यहाँ कहीं टच हो रही होगी। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये कितना बचेगा, 180 में से 115 माइनस करें, तो ये 65 है, 65 डिग्री। तो अब हमें क्या मालूम करना है, ये 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट है, इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 2.8, ये एंगल पे आ रहा है। थोड़ा सा मैं साफ करके दिखा दूं आपको, तो ये यूं बना हुआ है, ये 90 डिग्री है और ये 2.8 है, ये 115 डिग्री वाला ये एंगल है, ये ए है, ये क्या था, एल था, लाइट हाउस था। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट डिस्टेंस है, तो 115 की वजह से ये 65 हो गया। अब ये 65 हो गया, ये 2.5 है, ये 2.8 है, तो फिर रह क्या गया मालूम करना, परपेंडिकुलर मालूम कर सकते हैं आप साइन थीटा से। साइन 65 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज 2.8, तो ये यहाँ ले जाइएगा, मालूम हो जाएगा आपको कि ये डिस्टेंस कितना था। सॉरी घुमाए जा रहा हूँ आप लोगों को ज़्यादा मैं, लेकिन ये कि डायग्राम चूँकि बना समझने के लिए घुमाने में फ़ायदा होता है, इसलिए हम घुमा लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ही हमने निकाल लिया, विच इज़ 2.54। Boat sailed at a constant speed of 3 meter per second. Given that the boat reached A at 7:15, A पे पहुंची, कितने बजे पहुंची, 7:15 पे। ओके, 7:15 पे पहुंची।
व्हाट टाइम इट लेफ्ट द हार्बर, तो ये हार्बर से कब निकली थी भाई, डिस्टेंस कितना है 4.5 किलोमीटर्स। ओके, ये बेसिक ही ज्योमेट्री अलजेब्रा का सवाल है। 3 मीटर पर सेकेंड है, 4.5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं पहले तो ये निकाल लिए, तो 4500 मीटर्स होते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने। और 1 सेकंड में 3 चल रही है, ठीक है, 3 मीटर्स पर सेकेंड चली है। तो अब निकाल लीजिए, 3 से डिवाइड कर देंगे, पता चल रहा है कितने सेकंड चल रही है। 3 1 3 3 5 15, तो 1500 सेकंड चली है। 1500 सेकंड को आप डिवाइड कर दें मिनट निकालने के लिए, क्योंकि ये मिनट से ही सॉल्व होगा। तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 6 से डिवाइड करते हैं, 0 से 0 काट दें, और 150 डिवाइड बाय 6 इज़ 25। 25 मिनट लगे होंगे इसको पहुंचने में। 7:15 पे गई है तो 7 बजने में 10 मिनट पे निकली होगी, 6:50 पे निकली होगी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया और ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो गई। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। शाबाश, जल्दी से कंप्लीट कीजिए ताकि हम अपना नेक्स्ट यूनिट शुरू कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।